मैं जॉइंट फैमिली में रहती थी। दादा का बहुत बड़ा घर था। सभी चाचा ताया की फैमिली इसी घर में रहती थी। सबके अलग अलग पोर्शन बने हुए थे। दादा तो मर चुके थे, लेकिन घर पर बड़े ताया का हुक्म चलता था। अब भी हमारे घर में एक ही टेबल पर खाना खाया जाता था। मेरे पापा 4 भाई थे। मैं अपने पापा की पहली औलाद थी। मुझसे छोटी एक बहन थी और सबसे छोटा एक भाई। मेरे पापा भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरे सब कजिन्स की शादियां हो चुकी थीं और काफ़ी कजिन्स की तो आपस में ही शादियां हुई थीं। लेकिन मेरे जोड़ का कोई भी रिश्ता हमारे ख़ानदान में मौजूद नहीं था, इसलिए मेरा रिश्ता आउट ऑफ फैमिली में तय हुआ था। सब कुछ ठीक चल रहा था। आज तक कभी हमने शादी के लिए हॉल बुक नहीं करवाए थे, क्योंकि हमारे दादा का घर ही बहुत बड़ा था। बहुत बड़ा फैला हुआ आंगन था। वहीं सबकी शादियां अरेंज की जाती थीं। बहुत बड़ा सहन था। अब भी वो आंगन किसी हॉल की तरह बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। मेरे होने वाले दूल्हा बहुत ही खुशशक्ल नौजवान था, जिसका नाम आमिर था। मैं इस रिश्ते से बेहद खुश थी और शादी के बाद मुझे दुबई चले जाना था। दुल्हन बनाने के लिए मुझे एक ब्यूटिशियन घर पर ही आई हुई थी। हमारे ताया अब्बू को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि घर की लड़कियां पार्लर में जाकर तैयार हों, इसलिए ब्यूटिशियन घर पर ही आकर दुल्हन बनाकर जाते थे। सब कुछ ठीक लग रहा था। मेरे चेहरे पर खुशी थी। पिछले 6 महीने से मैं आमिर के साथ मंसूब थी। फ़ोन पर उससे बातें भी होती थीं, इसलिए दिल में आमिर की जगह बन जाना नेचुरल सी बात थी। कल ही वो मुझे फ़ोन पर कहने लगा, हिना, शादी का लहंगा मैंने तुम्हारे लिए खुद पसंद किया है, तुम उसमें बेहद हसीन लगोगी। और वो सच ही कह रहा था। दुल्हन बनने के बाद जिसने भी मुझे देखा था, मेरी बहुत तारीफ़ की थी। मैं दुल्हन बनी बाहर स्टेज पर बैठ गई थी। मेरे सब कजिन्स ने ये इंतजाम किया था कि निकाह से पहले बीच में एक बारीक सा नेट का पर्दा लगवाया जाएगा और निकाह के बाद उस पर्दे को हटा दिया जाएगा, इसलिए दोनों तरफ स्टेज बने हुए थे। मेरी सारी कजिन्स और सहेलियां मुझे आमिर के नाम पर परेशान कर रही थीं। दुल्हन बने हुए मुझे 2 घंटे गुजर चुके थे। अब तो सब लोग ही बारात के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि रात के 11 बज गए थे। मेरे पापा ने कई बार मेरे ससुर को फ़ोन किए थे, लेकिन वो लोग बस यही कह रहे थे कि बस अभी हम निकलने ही वाले हैं। आपको तो पता है ऐसे कामों में देर हो जाती है। लेकिन 11:30 होने के बाद तो मेरे पापा को गुस्सा आने लगा। कहने लगा, हमने आपसे पहले ही कहा था कि हमारे घरों में वक्त की बहुत पाबंदी की जाती है। और उसके बाद जो बात मेरे होने वाले ससुर ने बताई थी, उसने तो जैसे हम सब पर कयामत ही तोड़ कर रख दी थी। वो कहने लगे, हम खुद बहुत परेशान हैं, ना जाने आमिर कहाँ चला गया है। हमें कब से उसी का इंतजार है। हम तो 10 बजे ही बारात लेकर निकल जाते, लेकिन आमिर कुछ देर का कहकर गया था और अभी तक लौटा नहीं है। उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है। जैसे ही वो आता है हम बारात लेकर पहुंच जाएंगे। लेकिन ये देर तो लंबी से लंबी होने लगी थी। धीरे धीरे रात का 1 बज गया था। लोगों में अब बातें होने लगी थीं कि ज़रूर कोई गड़बड़ है। मेरा दिल यूं था कि सूखे पत्ते की तरह कांप रहा हो। सब मेरे पापा से कहने लगे, ये लोग बहाने बना रहे हैं। लड़के की शादी उसके माँ बाप ने उसकी मर्जी के बगैर जबरदस्ती करवाई होगी, तभी वो घर से भाग गया है। अब आपकी बेटी पर तो दाग लग गया है। जिस लड़की की बारात ना आए उससे भला कौन शादी करता है। भाई, आपकी बेटी से शादी करने के लिए अब कोई नहीं आने वाला। ऐसी लड़कियों के घर की दहलीज पर कोई उन्हें बिहाने नहीं आता, जिनकी बारात या तो वापस लौट जाए या फिर आए ही नहीं। हमारे समाज में ऐसी लड़कियों को मनहूस कहा जाता है। मेरे पापा हालांकि अपने भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन उस वक्त उनकी रंगत बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। अपनी उम्र से काफ़ी बड़े लगने लगे थे। अपने पापा की हालत देखकर मेरे भी आंसू बहने लगे थे। वहाँ मौजूद मेहमान अब वापसी के लिए पर तोल रहे थे कि मेरे ताया ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जिसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकाल दी थी। कहने लगा, ये लड़का हमारी इज्जत के साथ खेल गया है। इसने हमें समझा क्या है, हमारी बच्ची का तमाशा बनाएगा और हम खामोशी से देखते रहेंगे। हिना की शादी आज ही होगी, आज ही उसका निकाह होगा। ये सुनकर हम सब लोग हैरान हुए थे। सबसे ज़्यादा हैरत तो मुझे हो रही थी, क्योंकि मेरे ताया के तो सारे बच्चे शादीशुदा थे। ताया अब्बू कहने लगे, हिना का निकाह समीर से किया जाएगा। ये सुनकर तो मेरे होश उड़े थे। जितनी हैरान मैं थी, उतना ही हैरान समीर भी था। वो मेरे पापा से बड़े भाई का सबसे छोटा बेटा था और मुझसे 4 साल छोटा था और मुझे बहन की तरह समझता था। मुझे अपी अपी कहता था। अभी सिर्फ 15 साल का था।
जब उसने ये सुना तो सबके सामने कहने लगा, ताया अब्बू क्या हो गया है आपको? आप कैसी बातें कर रहे हैं? हिना अप्पी मुझसे 5 साल बड़ी हैं। मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन की तरह मानता हूँ। मैं ये निकाह नहीं करूँगा और ना ही मेरी निकाह की कोई उम्र है। उसकी बात 100% ठीक थी, लेकिन जब से दादा का इंतकाल हुआ था हमारे घर में फैसला ताया अब्बू के ही चलते थे। उन्होंने बुरी तरह से समीर को डांट दिया। कहने लगे, खबरदार, ये हमारी इज्जत का मामला है, इसलिए चुपचाप यहाँ बैठो और निकाह करो। लेकिन समीर ने साफ मना कर दिया। मैं खुद भी ये नहीं चाहती थी। मेरा और उसका कोई जोड़ ही नहीं था। समीर का इनकार करना था कि जोरदार थप्पड़ मेरे बड़े चाचा ने समीर के मुंह पर मारा। कहने लगे, तुम्हें समझ नहीं आता? तुम्हारे बड़े पापा ने क्या कहा है? हमारे घर की इज्जत का सवाल है। अगर तुमने कोई और बकवास की तो मैं तुम्हारा हाल बिगाड़ के रख दूंगा। सारी औरतें सहमी हुई खड़ी थीं। मर्दों के फैसले के आगे किसी औरत को बोलने का हक नहीं था। मगर थप्पड़ खाने के बाद भी उसने यही कहा कि मुझे ये जोर जबरदस्ती का रिश्ता मंजूर ही नहीं है। चाहती तो मैं भी यही थी कि ये निकाह ना हो, लेकिन मेरा तो खुद ही तमाशा बन चुका था। आमिर ने मुझे जलील करके रख दिया था। फ़ोन पर तो मुझसे बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। लगता ही नहीं था कि ये रिश्ता उसकी मर्जी से नहीं हुआ है, ज़बरदस्ती उस पर थोपा गया है, जो एंड टाइम पर भाग गया था। समीर के पापा ने समीर को मारा, यहाँ तक कि उसकी नाक और होंठ के करीब से खून बहने लगा था। चेहरे पर नील पड़ चुके थे। मुझे उस पर तरस आने लगा था, लेकिन मैं अपनी ज़बान से इनकार का हक नहीं रखती थी कि खुद ही अपने मुंह से इनकार कर देती। रोते हुए समीर ने निकाह किया था। मैं तो बिल्कुल बेजान बुत की तरह थी। वो तो इनकार का हक रखता था, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों को बोलने की अनुमति नहीं दी जाती थी, इसलिए मैंने कोई भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकाला था। मैंने सोचा था कि समीर से कह दूंगी कि मेरे हिस्से की बदकिस्मती पर उसे रोने की ज़रूरत नहीं है, वो जब चाहे दूसरी शादी कर सकता है। मेरा क्या है, बिना शादी के भी मुझे अपने घर की दहलीज पर ही बैठना था। अब समीर की बीवी बनकर एक नाम नहज रिश्ते के लिए घर पर बैठ जाऊंगी। निकाह के वक्त मौलवी साहब ने यह कहा कि लड़का तो राजी नहीं है और ये ज़बरदस्ती की शादी है, ये शादी नहीं हो सकती। तो मेरे चाचा कहने लगे, इस बेवकूफ़ को क्या पता कि इसके लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं। वैसे भी अभी ये 18 साल का नहीं हुआ है, इसलिए इसका बली होने के नाते मैं इसका फैसला करने का हक रखता हूँ। खैर, मेरा निकाह समीर के साथ हो चुका था। रोते धोते मेरी विदाई भी हुई थी। बदनामी तो हो ही चुकी थी, बस एक इज्जत की चादर से ढांप कर मुझे मेरी माँ ने समीर के साथ विदा कर दिया था। जैसे ही मैं समीर के कमरे में जाकर बैठी, बड़ी चाची यानी कि समीर की माँ मेरे पास आई और कहने लगीं, बड़े भाई साहब भी बड़े ही जज्बाती हैं। हमें भी तुम्हारी बारात के ना आने का बेहद दुख और अफसोस है, लेकिन तुम खुद सोचो, मेरे बच्चे का इसमें क्या कसूर था? वो तो अभी 11वीं क्लास में पढ़ रहा था और भाई साहब ने किस तरह से उसके साथ ज़बरदस्ती करके निकाह करवा दिया। मेरे बच्चे का सारा चेहरा मार मार कर सुझा दिया है। चाची के शिकवे जारी थे, लेकिन मैं क्या कह सकती थी? एक ज़बरदस्ती का बांधा गया रिश्ता था। और उसके बाद जो बात चाची ने मुझसे कही थी, मेरी तो आंखें शर्म से झुक गई थीं। उस बात को सुनकर मेरा जी चाहा ये ज़मीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना किसे कहते हैं, शायद उस वक्त मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। चाची कहने लगी, मेरा बेटा हर बात से अनजान है। मुझे तो लगता है अभी तक ठीक से जवान भी नहीं हुआ। उसे नहीं पता सुहागरात में क्या करते हैं, इसलिए तुम भी उससे दूर ही रहना तो ज़्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। मुझे तो लगता है तुम्हें कुछ साल इंतजार करना पड़ेगा। ये कहकर चाची कमरे से बाहर चली गई थीं और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। क्या यही सुनना रह गया था मेरे नसीब में? कुछ ही देर में समीर बड़े गुस्से से कमरे में दाखिल हुआ था। पूरे कपड़े मिट्टी से सने हुए थे, क्योंकि बड़े चाचा ने उसे बहुत मारा था। कुछ दिन पहले ही तो वो मुझसे कह रहा था, अपी बताए ना आपके निकाह पर मैं कौन से कपड़े पहनूं। और उसने मेरी शादी पर ढेर सारे कपड़े खरीदे भी थे। मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गया था। उसकी उम्र तो 15 साल की थी, लेकिन सेहत काबिले रश्क थी। डील डॉल अच्छा था, कद में भी ऊंचा था। मैंने कहा, कहाँ ले जा रहे हो समीर, छोड़ो मेरा हाथ। पता है ना मैं मायों बैठी हुई हूँ। अगर अम्मी और चाची को पता चला तो मुझ पर बहुत नाराज होंगी। कहते हैं मायों वाली लड़की को कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए। और तुम हो के वो कहने लगा कि सब लोग शॉपिंग पर गए हैं और अभी मुझे बताओ कि मुझे तुम्हारे किस किस फंक्शन पर और कौन कौन से कपड़े पहनने हैं। तुम्हें तो पता है ना, तुम बताती हो मैं बे ही पहनता हूँ। समीर मेरे छोटे भाई हैदर से बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों ही हम उम्र थे,
इसलिए जब भी मैं हैदर की शॉपिंग के लिए जाती, समीर भी मेरे साथ ही जाता था। उसे मेरे पसंद किए हुए कपड़े बहुत अच्छे लगते थे। हमेशा कहीं भी जाना होता तो मुझसे ही पूछता था, और अभी भी वो मुझे अपने कमरे में ले गया था। अपना वार्डरोब खोलकर सारे हैंग किए हुए कपड़े उसने बेड पर फैला दिए थे। फिर मुझसे पूछने लगा, बताओ नापी, तुम्हारी बारात पर क्या पहनूं? वाइट कलर का 3 पीस सूट पहनूं या फिर ये ब्लैक कलर का पहन लूं? मैंने कहा कि दुल्हन के भाई हो तो तुम्हें वाइट कलर ही पहनना चाहिए, और फिर हैदर भी यही पहन रहा है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगा, कहने लगा ठीक है। फिर उस सूट को अपने साथ लगाकर खुद को आईने में देखते हुए कहने लगा, देख लेना, दूल्हा से ज़्यादा स्मार्ट लगूंगा। अपना फर्जी कॉलर खड़ा करते हुए वो मुझे तंग करने लगा था। मैंने कहा, मुंह धो लो अपना, दूल्हा से ज़्यादा अच्छा लगूंगा। मैंने मुंह टेढ़ा करते हुए उसकी नकल उतारी और वापस अपने कमरे में जाकर बैठ गई। लेकिन मुझे क्या पता था मेरी किस्मत में ये सब होने वाला है। समीर जैसे ही कमरे में आया था, चिल्लाकर मुझसे कहने लगा, मुझे उम्मीद नहीं थी अप्पी कि आप भी चुपचाप निकाह कर लोगी, इनकार क्यों नहीं किया तुमने? ये बात उसने चिल्लाते हुए कही थी। मैंने कहा, क्या तुम्हारी किसी ने सुनी थी समीर? हमारे बड़े बुजुर्ग कब हमारी बात को अहमियत देते हैं? तुम्हारे मना करने पर तुम्हें क्या मिला, बताओ? शक्ल देखो अपनी आईने में, जो हाल तुम्हारा हुआ है ना, वही हाल मेरा होता। उसके बावजूद भी ताया हमारा निकाह करवा देते, जैसे अब करवाया है। मेरी बात सुनकर कहने लगा, अल्लाह करे ताया अब्बा मर जाएं। मैंने समीर के मुंह पर हाथ रख दिया। मैंने कहा, समीर ऐसा नहीं कहते। लेकिन वो गुस्से से बिखरा हुआ था। कहने लगा, ऐसा भी होता है कहीं? बारात तुम्हारी नहीं आई और दूल्हा तुम्हारा नहीं पहुंचा और निकाह मेरा पकड़ के करवा दिया। यूं भी जबरदस्ती के रिश्ते किए जाते हैं भला? मेरी कोई उम्र थी शादी की? मैंने तो तुम्हें हमेशा बड़ी बहन की तरह समझा है। अब भी कहता हूँ मैं तुम्हें, ताया अब्बा को ये भी शर्म नहीं आई कि वो क्या कर रहे हैं? पकड़कर मुझे अपनी ही बहन का पति बना दिया। लानत है हमारे घर के बुजुर्गों पर बात तो उसकी ठीक थी। मुझे उसकी बात सही लग रही थी, क्योंकि मैंने कभी हैदर और समीर में फ़र्क नहीं समझा था। वो तो मुझसे ट्यूशन पढ़ने भी आया करता था और मैं उसके कान तक खींच देती थी। जब वो टेस्ट याद नहीं करता था तो मैं उसकी अच्छी खासी खिंचाई कर देती थी। और अब ताया अब्बा के जज्बाती फैसले ने तो हमें एक दूसरे से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा था। दूसरी तरफ मेरे दिमाग में तो अभी तक ये उलझन नहीं सुलझी थी कि आखिर आमिर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। मैं यही सोच रही थी जब समीर की आवाज़ पर चौंकी थी। समीर ने कहा कि तकिया पकड़ो और जाकर सोफे पर सो जाओ, क्योंकि मुझे अपने बेड पर सोने की आदत है। खैर, मैंने तकिया पकड़ा और सोफे पर जाकर लेट गई। क्या कुछ नहीं सोचा था मैंने अपनी शादी के हवाले से? कितने सपने सजाए थे मैंने अपनी शादी के लिए। कोई बिना वजह बताए इतनी बड़ी सजा कैसे दे सकता है जो आमिर ने मुझे दी थी। अगले दिन रात को ताया अब्बू ने समीर को अपने कमरे में बुलाया था। लगभग 2 घंटे के बाद वो कमरे में वापस आया था और बड़े गुस्से में था। मैंने कहा, क्या हुआ? ताया अब्बू ने तुमसे जो क्या कह दिया जो तुम इतने गुस्से में हो? वो कहने लगा, साला बुढ़ा सठिया गया है इस उम्र में, लेकिन मैं वो सब कभी नहीं कर सकता जो ताया मंसूर अली चाहता है। समीर इस कदर गुस्से में था कि ताया अब्बू के बारे में बात करते हुए सारे अदब लिहाज भूल गया था। मैंने कहा, समीर इधर बैठो। मैंने उसे बाजू से पकड़ा और सोफे पर बैठा दिया। पानी का गिलास उसे दिया। पानी पीने के बाद ही वो कुछ नॉर्मल हुआ था। मैंने कहा, अब बताओ क्या कहा है ताया अब्बू ने? कहने लगा, ताया अब्बू कहते हैं अगले हफ्ते तुम्हारा वलीमा है, इसलिए अपना वलीमा पक्का करने के बारे में सोचो। अब तुम्हारी शादी हिना से हो गई है तो वो तुम्हारी बीवी है और तुम दोनों के बीच में अब कोई दूरियां नहीं रहनी चाहिए। उसकी बात सुनकर तो मुझे भी ताया अब्बू की सोच पर अफसोस हुआ था। समीर की हालत ऐसी थी कि वो अभी रो देगा। मैंने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम ऐसा कोई भी रिश्ता नहीं निभाएंगे। वो कहने लगा, मैं निभा भी नहीं सकता। मैं सोच रहा हूँ यहाँ से भाग जाऊँ अप्पी, आप ही सबको समझाएं। इन सब की बातें मुझे पागल कर देंगी। वो 15 साल का लड़का रिश्ते की नजाकत को समझ ही नहीं पा रहा था और हमारे घर के बुजुर्ग उससे जो कह रहे थे वो सरासर गलत था। मैंने कहा, तुम ताया अब्बा से कुछ मत कहना, सबके सामने यही जाहिर करना कि हम दोनों में सब कुछ ठीक है। बस कमरे के अंदर हम एक अच्छे दोस्त की तरह रहेंगे जैसे पहले रहते थे। मेरी बात सुनकर वो मेरी बात मान गया था। लेकिन कुछ दिन बाद जब वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हुआ तो ताया अब्बा का एक नया हुक्म आ गया। कहने लगे, समीर आज के बाद तुम कॉलेज नहीं जाओगे। सब लोग नाश्ता कर रहे थे, मैं समीर के साथ ही बैठी हुई थी। वो कहने लगा, क्यों ताया अब्बू? मेरे पेपर होने में बस कुछ ही महीने रह गए हैं।
वो कहने लगे, अब तुम शादीशुदा हो, तुम्हारे सर पर हिना की जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए आज से तुम हमारे साथ फैक्ट्री जाओगे और सारे वर्कर्स से काम करवाओगे। बाकी के मामले भी तुम्हें फैक्ट्री जाकर बता दिए जाएंगे। पहली बार मैंने ताया अब्बा की बात पर मुंह खोला था। मैंने कहा, बड़े अब्बा, ये तो ज्यादती होगी। आपने जो फैसला हमारे लिए किया, हमने वो स्वीकार किया है, लेकिन प्लीज समीर को अपनी पढ़ाई पूरी करने दें। मेरी बात सुनकर ताया अब्बू मुझ पर भड़कने लगे। कहने लगे, यहाँ लड़कियों को ऐसी इजाज़त नहीं कि बुजुर्गों को अपने मशवरे दें। उसे पढ़ना है तो प्राइवेट पढ़ ले, लेकिन आज से ये फैक्ट्री जाएगा, कॉलेज नहीं जाएगा। खैर, समीर कॉलेज के बजाय फैक्ट्री जाने लगा। मुझे समीर के बारे में सोचकर बहुत दुख होता था। बेचारे की सारी आज़ादी ख़त्म कर दी गई थी। हैदर भी उसी की उम्र का था और कॉलेज जाता था, दोस्तों के साथ क्रिकेट भी खेलने जाता था, लेकिन समीर की ज़िंदगी एकदम बदल गई थी। वो फैक्ट्री से सब मर्दों के साथ रात को वापस लौटता। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए खाना खाते ही कमरे में चला जाता और अपनी किताबें खोल कर बैठ जाता। मैं जब घर के कामों से फ्री होकर कमरे में आती तो वो बेड पर किताबें बिखराए बैठा होता। मुझे देखकर झुंझलाते हुए कहता, तुम जल्दी कमरे में नहीं आ सकती अपी? जल्दी से मुझे समझाओ ना कि ये सवाल कैसे होगा। मैंने एमकॉम किया था और समीर भी वही पढ़ रहा था, इसलिए रात को मैं उसे पढ़ा देती थी ताकि वो पेपर अच्छे दे सके। जिन दिनों उसके पेपर थे, बड़े चाचा के कहने पर समीर को फैक्ट्री से बस इतनी ही छुट्टी मिली थी कि वो जाकर अपने पेपर दे सके। उन दिनों समीर आधी आधी रात जाकर पढ़ता रहता था और मुझे भी उसकी तैयारी करवाने के लिए रात रात भर जागना पड़ता था। एक बार तो वो बेड से टेक लगाए किताब पकड़े पकड़े याद कर रहा था। मुझे भी नींद आ रही थी। मैं ये सोच रही थी कि वो आखिरी सवाल भी याद करके मुझे सुना दे तो मैं भी जाकर सोफे पर लेट कर सो जाऊं। लेकिन जैसे ही समीर नींद की शिद्दत की वजह से सोने लगा था, इसलिए नींद की वजह से वो मेरी गोद में गिर गया था और फिर वहीं सर रखे रखे सो गया। मैं जो आंखें मूंदे इस इंतजार में थी कि उसकी तैयारी पूरी करवा कर सो जाऊं, समीर की इस हरकत पर बुरी तरह चौंक उठी थी। वो नींद की शिद्दत की वजह से मेरी गोद में सर रखकर सो चुका था। मैंने उसे पुकारा भी, लेकिन वो शायद गहरी नींद में जा चुका था। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरा दिल पहली बार धड़का था उसको इतने करीब देखकर। मैंने उसे पीछे करना चाहा, लेकिन वो अच्छे खासे डील डॉल का लड़का था, इसलिए मेरे हिलाने झुलाने पर जरा भी नहीं खिसका था। मजबूरन मुझे बैठना पड़ा था। मैं बैठ के किराउन से सर टिकाए सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन रात गहरी नींद में भी मुझे होश नहीं रहा था। जब सुबह की अलार्म पर मेरी आँख खुली तो मैं समीर के बेहद करीब थी। वो मेरे ही तकिए पर सर रखे बेखबर सो रहा था। उसका एक हाथ मेरे ऊपर था। उसकी सांसों की सरसराहट मुझे अपने कानों में साफ सुनाई दे रही थी। मैं जल्दी से पीछे हटी थी। शायद नींद में मेरा जूड़ा खुल गया था, इसलिए जल्दी से अपने बाल समेटे और उठकर बैठ गई। मुझे खुद पर गुस्सा आने लगा कि क्या ज़रूरत थी मुझे उसके बेड पर बैठकर पढ़ाने की। शुक्र है उसकी आंख नहीं खुली, वरना तो शायद हम दोनों ही एक दूसरे से नज़रें न मिला पाते। मैंने समीर को जगाया तो वो उठकर नहा धोकर कॉलेज चला गया। जब वापस आया तो बहुत खुश था। कहने लगा, मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, थैंक यू सो मच अपी। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ अपने होठों से लगा लिए थे। मेरा दिल धक से रह गया था। मैंने जल्दी से उसके हाथों से अपने हाथ खींच लिए। मुझे ये लगने लगा था जैसे मेरे अंदर के जज्बात ना चाहते हुए भी बदलने लगे थे। ना चाहते हुए भी मैं समीर के बारे में सोचने लगी थी, लेकिन वो वैसा ही था। उसमें बचपना और लापरवाही भरी हुई थी। जाहिर है उसकी उम्र ही ऐसी थी। जब वो अच्छे नंबरों से पास हुआ तो अपना रिजल्ट बताते हुए वो अचानक ही मेरे गले लग गया था। कहने लगा, मैं बहुत खुश हूँ अपी, और पता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरे गले लगे वो ये सब कह रहा था। मैं फ़ौरन उससे पीछे हट गई थी। बीकॉम करने के बाद उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली थी। उसका बीबीए करने का इरादा था। फैक्ट्री में भी वो भरपूर ध्यान दे रहा था, इसलिए ताया अब्बू ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी थी। सारे पैसे लाकर वो मेरे हाथ पर रख देता। कहता, तुम संभाल कर रखो, जब ज़रूरत होगी तो मुझे दे दिया करना। उसके रिजल्ट देखकर उसे आगे पढ़ने की इजाज़त मिल गई थी। हमारी शादी को 4 साल हो गए थे, लेकिन हम अब भी दोस्तों की तरह रहते थे। वो अब भी मुझे अपी कहता और मैं भी उसे अपना दोस्त ही मानती थी। जब भी यूनिवर्सिटी जाने लगता मुझे पूछता, आज क्या पहनकर जाऊं, जिससे कि सारी लड़कियां मुझे देखती रह जाएं। नया नया यूनिवर्सिटी में जाने लगा था, इसलिए अब उसकी बातें और उसके हाव भाव बदलने लगे थे। मैंने मुस्कुराकर उसे एक अच्छी सी पैंट शर्ट निकाल कर दे दी। मैंने कहा, ये पहनो, सब लड़कियां तुम्हें देखती रह जाएंगी। मेरे मजाक पर वो हंसने लगता। पिछले कुछ महीनों से समीर के चेहरे पर एक अलग ही रौनक नजर आने लगी थी।
बहुत खुश रहने लगा था। एक बार मैंने वजह पूछी तो कहने लगा, एक लड़की मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, मैं उस लड़की से मोहब्बत करने लगा हूँ। ये सुनकर पता नहीं क्यों मेरा दिल बुझ सा गया था। हालांकि हमारे बीच ये पहले से तय था कि हम इस रिश्ते को नहीं निभाएंगे, हमेशा अपने पुराने रिश्ते को ही निभाएंगे। तो समीर को हक था कि वो अपनी ज़िंदगी में अपनी उम्र की लड़की को शामिल कर सकता था। हालांकि मैं जानती थी वो मेरे लिए ऐसे कोई जज्बात नहीं रखता जो मेरे और उसके रिश्ते का तकाजा थे। इसलिए मुझे अपने मोबाइल से वो मुझे उस लड़की की फ़ोटो दिखाने लगा। मुझसे पूछने लगा, बताओ कैसी है। मैं मुस्कुरा भी नहीं सकी। मैंने कहा, बहुत प्यारी है, तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगेगी। कहने लगा, अपी तुम्हें क्या लगता है ताया अब्बू मान जाएंगे, कोई फसाद तो नहीं करेंगे ना। मैंने कहा, तुम फैक्ट्री से जो कमाते हो उन पैसों से इंस्टॉलमेंट में एक फ्लैट खरीद लो। जब तक तुम्हारी पढ़ाई का सिलसिला पूरा होगा तब तक वो फ्लैट तुम्हारी मिल्कियत हो जाएगा। फिर तुम उस लड़की से शादी करके उस फ्लैट में रख लेना। समीर को मेरा मशवरा अच्छा लगा था और उसने ऐसा ही किया था। जैसे ही उसका बीबीए कंप्लीट हुआ वो एक फ्लैट का मालिक बन चुका था। मुझसे कहने लगा, मैं सानिया से शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा रिश्ता मांगने सानिया के घर जाओगी। मैंने कहा, किस रिश्ते और हैसियत से जाऊँगी समीर। मेरी बात सुनकर वो चुप हो गया था। कहने लगा, यही तो मसला है, मैं सानिया को तुम्हारे और अपने रिश्ते के बारे में बता नहीं सकता, फिर वो मुझसे शादी नहीं करेगी। वो कहने लगा, अगर तुम एक बार सच छुपाकर मेरा रिश्ता सानिया से तय कर दो तो यकीन मानो, एक बार सानिया से शादी होने के बाद मैं मम्मी पापा को मना लूँगा। खैर, समीर के कहने पर मैं सानिया के घर गई थी। समीर का रिश्ता मांगने मैं समीर की कजिन की हैसियत से गई थी और रिश्ता भी पक्का कर आई थी। जब उन्हें ये मालूम हुआ कि समीर सानिया को शादी के बाद अलग घर में रखेगा तो उन्हें कोई ऐतराज़ नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों मेरा बीपी हाई रहने लगा था, मेरे सर में दर्द भी रहता था। औरत के लिए शब्द सौतन शायद हमेशा ही दर्द का कारण बनता रहा है। ऐसी ही तकलीफ से मैं भी गुजर रही थी। मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हुई तो समीर मुझे डॉक्टर के पास लेकर गया। मुझे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन दे दी। मैं समीर के साथ अस्पताल से बाहर जाने लगी कि अचानक से एक व्हील चेयर मेरे सामने आकर टकराई थी। व्हील चेयर खींचने वाला वार्ड बॉय मुझसे बार बार माफ़ी मांगने लगा। वो थोड़ी देर बाद जा चुका था, शायद किसी मरीज को लेकर जा रहा था। लेकिन जैसे ही मेरी उस पर नज़र पड़ी मेरे होश उड़ गए थे। व्हील चेयर पर बैठा हुआ कोई और नहीं बल्कि आमिर था, जो मुझे हैरत से देख रहा था। मुझे देखते ही व्हील चेयर से खड़ा हो गया। कहने लगा, हिना तुम। मैंने कहा, आमिर तुमने मुझे बेमौत मार दिया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मुझे इतनी बड़ी जिल्लत दी। अगर मुझसे शादी का इरादा नहीं था तो मुझसे मंगनी क्यों की थी। मैं रोने लगी थी। वो कहने लगा कि मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था और पिछले 4 साल से मैं कोमा में था। बस कुछ महीने पहले ही होश में आया हूँ और जब होश में आया तो पता चला तुम्हारी शादी हो गई है। मैंने कहा, शादी नहीं, बर्बादी। मेरे घर वालों ने अपनी इज्जत बचाने की खातिर मेरी शादी मुझसे 5 साल छोटे कजिन से कर दी। मेरे साथ साथ इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। समीर को देखकर वो कहने लगा, हिना मैं आज भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ। खुदा के लिए तोड़ दो इस रिश्ते को, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। समीर का हाथ पकड़कर तेजी से हॉस्पिटल के बाहर आ गई थी। पूरे रास्ते मैं रोती रही थी। समीर एकटक मुझे देखे जा रहा था। कहने लगा, रो क्यों रही हो। मैंने कहा, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। कहने लगा, शादी करना चाहती हो आमिर से, क्या उससे अब भी मोहब्बत करती हो। मैंने ना में सिर हिला दिया। मैंने कहा, उससे ज़्यादा मुझे अपने घर वालों की इज्जत प्यारी है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। जो हो चुका है मैं उसी को निभाऊंगी। कहने लगा, मैंने दिया ही क्या है तुम्हें। मैंने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए समीर, तुम जैसे चाहो अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, बस मुझसे अपना नाम मत छीनना, मैंने रोते हुए कहा था। समीर बोला, मैं अपने साथ तुम्हें अपने अलग फ्लैट में लेकर जाऊंगा और फिर अगर तुम चाहो तो मुझसे आज़ादी हासिल करके आमिर से शादी कर सकती हो। मैंने कहा, नहीं, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मेरे दिल में अब आमिर कहीं भी नहीं है, बस अपना नाम मुझसे मत छीनना, मैं जी लूँगी तुम्हारे नाम के साथ पूरी ज़िंदगी। मेरी बात सुनकर कहने लगा, ज़िंदगी बहुत लंबी होती है, कैसे जिएंगी सिर्फ मेरे नाम पर। मैं उसे देखती रह गई थी। मैंने कहा, तुम्हें शायद औरत की वफ़ा का अंदाज़ा नहीं है समीर, वो जी लेती है। घर आ चुका था। मैं गाड़ी से उतरकर अपने कमरे में चली गई। मैं डिप्रेशन की मरीज बन चुकी थी क्योंकि नेचुरल ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही थी। समीर बहुत जल्द सानिया से शादी कर लेता, फिर तो शायद मुझे अपनी शक्ल भी न दिखाता। रात को जब समीर कमरे में आया तो मैंने अपना तकिया उठाया ताकि सोफे पर जाकर सो जाऊं। कहने लगा, हिना मेरे सर में दर्द है, प्लीज़ मेरा सर दबा दो।
मुझे उसके मुंह से सिर्फ हिना सुनकर हैरत हुई थी, क्योंकि इससे पहले वो मुझे अपी कहकर बुलाया करता था। खैर, मैं उसका सर दबाने लगी। कहने लगा, मेरी हर बात फौरन क्यों मान लेती हो? इसलिए कि मेरी बीवी हो? पहले तो मुझे डांट भी देती थी, मेरे कान भी खींच लेती थी, लेकिन अब तो मेरी छोटी से छोटी बात भी मान लेती हो। इनकार नहीं करती हो, आखिर क्यों? मैंने कहा, रिश्ते बदल गए हैं। निकाह के 2 बोल से मर्द की हैसियत बदल जाती है, चाहे वो उम्र में छोटा ही क्यों ना हो। वो मुझे देखकर कहने लगा, मैंने सानिया से शादी करने से इनकार कर दिया है। उसकी बात सुनकर मेरा हाथ उसके सर पर रुक गया था। मैंने कहा, क्यों? कहने लगा, उससे कोई भी शादी कर लेगा। मैं जानता हूँ वो मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करती कि मेरे बगैर मर जाएगी, ना ही शायद मुझे उससे इतनी मोहब्बत है। मैंने कहा, फिर भी तुम्हें हक है अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जीने का। वो कहने लगा, और तुम्हें? तुम सिर्फ कुर्बानी के लिए रह गई हो। हिना, बोलो, जवाब दो। उसने मेरे दोनों हाथ थाम लिए थे और उठकर भी बैठ गया था। कहने लगा, आज मैं कामयाबी के जिस मकाम पर खड़ा हूँ सिर्फ तुम्हारी वजह से हूँ। ताया अब्बू के गलत फैसले पर नुकसान मेरा नहीं तुम्हारा भी हुआ था, फिर मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी को सजा बनाऊँ? इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ मैं। ये कहकर उसने मेरे दोनों हाथ अपने होठों से लगाए थे। मेरा दिल जोर से धड़का था। मेरे नाम के साथ तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारने की भी हकदार हो, ये कहकर उसने मेरे बालों को क्लेचर से आज़ाद किया था। मुझे बड़ी मोहब्बत से देख रहा था। कहने लगा, मुझे अंदाज़ा नहीं था हिना कि तुम्हारे बाल इतने हसीन हैं। तुम बहुत अच्छी हो हिना। जानती हो, मर्द को औरत का हुस्न शायद इम्प्रेस करता होगा, लेकिन उसकी वफ़ाएं उसे ख़रीद लेती हैं, और तुम्हारी वफ़ा ने मुझे ख़रीद लिया है। ये कहकर समीर मेरे करीब आ गया था और मुझे बाहों में समेट लिया था। मेरे रोते सिसकते दिल को एकदम सुकून आ गया था और मैंने सुकून से अपना सर समीर के चौड़े सीने से टिका दिया था। निकाह के रिश्ते की हकीकत का अंदाजा समीर को शायद अब हो चुका था। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई औरत की वफ़ा मर्द को ख़रीद लेती है? मर्द औरत की वफ़ा से यूं ही पिघल जाता है जैसे कि समीर? दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना।